चुनावी घोषणा पत्र की बात हो रही है। अजय जी, जल्दी से समझना चाहूंगी क्योंकि इस बार 2047 विजन डॉक्यूमेंट की बात हो रही है। राम मंदिर हो गया, धारा 370 हो गई, अब आगे क्या? क्या विकसित भारत की नींव बीजेपी को 400 पार की मजबूती इस घोषणा पत्र के जरिए देगा, और क्या क्या शामिल रहने की संभावना बीजेपी के घोषणा पत्र? पूर्णिमा, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि हम घोषणा पत्र या शपथ पत्र या मैनिफेस्टो, इन तमाम चीज़ों से चाहते क्या हैं। आप देश के सामने एक खाका रखते हैं कि आप एक बतौर पार्टी अगर जीतते हैं तो आप क्या क्या सुविधाएं, क्या क्या वायदे आपके हैं, देश को गति आप क्या देना चाहेंगे। सबसे बड़ा फ़र्क तो जो हमारे देश और बाकी देशों में है, हम अपने देश में जब घोषणा पत्र की चर्चा करते हैं तो हम वहाँ पर सिर्फ वेलफेयर स्कीम्स की बात करते हैं, लेकिन घोषणा पत्र क्या सिर्फ देश के वेलफेयर स्कीम्स का ही एक लेखा जोखा होना चाहिए? सबसे बड़ी बात यह है कि घोषणा पत्र एक विजन डॉक्यूमेंट होता है जिसके आधार पर कोई भी देश अपनी विदेश नीति, राष्ट्र नीति, राष्ट्रीय सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय नीतियों पर अपनी बातचीत, उसके साथ साथ तमाम देशों के साथ अपने संबंधों की बातचीत करता दिखाई देता है। इस परिपाटी को बदलना होगा, और इस परिपाटी को बदलने के लिए आपको 2047 की चर्चा करनी पड़ेगी, क्योंकि एक देश को आप तभी आगे बढ़ते हुए देख सकते हैं जब आप उसके भविष्य की चर्चा करें, जब आप इन बातों पर चर्चा करें कि आप आर्थिक तौर पर किस तरह से एक महाशक्ति के तौर पर बनते हुए दिख सकते हैं, उसके लिए आप क्या क्या कदम उठाने जा रहे हैं। आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना दबदबा कैसे बढ़ाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय जगत पर किस तरीके से आप छाएंगे, और कैसे अभी तक आपने अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपनी राय रखी है। उसके साथ साथ जब आप सामाजिक बदलाव की बात करते हैं, जब आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, जिसके ऊपर लगातार पूरे देश में चर्चा होती रही है, लेकिन अभी तक किसी भी सरकार ने इसे मुनासिब नहीं समझा। कई लॉ कमीशन की रिपोर्ट्स भी सामने आ चुकी हैं जिसमें कहा गया है कि अब इस पर और विस्तृत चर्चा की आवश्यकता है। लेकिन जब तक पूरे देश में एक समान आधार नहीं होगा, एक समान कानून नहीं होगा, जब आप क्रिमिनल कोड सामान रख सकते हैं तो फिर सिविल कोड सामान नहीं रखेंगे तो जाहिर सी बात है आपकी तरक्की के रास्ते में बेड़ियां पड़ेंगी। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए जब हम एक डॉक्यूमेंट की बात करते हैं, एक विजन डॉक्यूमेंट की बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि हम मैनिफेस्टो, घोषणा पत्र या शपथ पत्र को एक बहुत ही छोटे नजरिए में देखते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आज कम से कम भारतीय जनता पार्टी इस छोटे नजरिए को एक विस्तृत तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश करेगी। अजय जी, बस एक बात ऐड, क्योंकि यूसीसी का आपने यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक कानून की हम बात करते हैं, 1989 में बीजेपी की तरफ से वादा किया गया था, लेकिन इसकी पहली परिपाटी हमने 2024 और वो भी उत्तराखंड लिमिटेड देखी। अभी भी हम ओवरऑल पूरे देश में इसकी बात नहीं कर रहे हैं। तो तब 1989 में किया गया वादा, ऐसे ही राम मंदिर निर्माण का वादा 1991 में किया गया, पूरा कब हुआ? 2024 में पूरा हुआ। सीए 2019, 2024 में। अब 1984 में धारा 370 की बात की गई थी, 2019 में पूरा हुआ। इसके साथ ही ईडब्ल्यूएस आरक्षण 1996 की बात थी, 2019 में। हम तो 5 साल का एक रोड मैप देते हैं ना कि आने वाले 5 साल आप हमें चुनेंगे, उस दौरान हम आपके लिए क्या करेंगे। तो ये जो लंबा गैप और इस तरीके का एक चलन चल रहा है कि एक बार वादा कर दिया, वो सालों साल बाद पूरा हो तो कोई दिक्कत। पूर्णिमा, इसमें हमें इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि जब आप बहुत बड़े वायदे कर रहे हैं जिनका दूरगामी नतीजा निकल कर आने वाला है, तो क्या आप महज 5 साल में इसे पूरा कर सकते हैं? राम मंदिर निर्माण का मसला अगर आप लेकर चलें तो ये कोर्ट में था। कोर्ट में लंबित मामले पर जब तक कोर्ट के जरिए इसकी सुनवाई होकर इसका फैसला नहीं आ सकता था, कोई भी सरकार, चाहे वो मोदी सरकार हो या कोई भी और सरकार हो, राम मंदिर निर्माण के रास्ते को प्रशस्त नहीं कर सकती थी। धारा 370 को अगर आप निष्क्रिय करने की कोशिश करते हैं, या जो भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई की सरकार ने 5 अगस्त 2019 को किया, उसके लिए भी एक दृढ़ निश्चय और उसके साथ साथ देश की ताकत को भी देखना पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप कहां खड़े हैं? 1989 में क्या भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस मजबूती के साथ खड़ा था कि वो 370 को निष्क्रिय कर लेता और उस पर पाकिस्तान, अमेरिका, पूरे यूरोपियन देशों का दबाव नहीं पड़ता? जाहिर सी बात है अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां उस समय अनुकूल नहीं थी। अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुकूल होने के साथ ही ऐसे बहुत बड़े बदलाव आज अपने देश में आप देख रहे हैं, और ये तब होता है जब आप एक चुनी हुई सरकार जो कि अपने दम पर बहुत ही अच्छी मेजॉरिटी के साथ आती है, उसके साथ कर सकते हैं। जैसे कि हम ये सब तमाम बड़े बदलाव, बिग टिकट चेंजेस राजीव गांधी के समय देख सकते थे, जब 412 सीटें राजीव गांधी ने जीती थी, लेकिन उम्मीदों के मुकाबले उस वक्त उस तरह के बड़े तब्दीलियां नहीं देखने को मिली। आप छोटे मोटे आर्थिक बदलाव के तो जरूर देख पा रहे थे, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर
हमने बहुत कुछ नहीं होता हुआ देखा। ऑपरेशन ब्रास टैक्स की हम सबको सनद होगी, उस वक्त ऐसा लग रहा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध जैसी स्थिति होगी, लेकिन फिर ये उस वक्त के प्रधानमंत्री राजीव गांधी के ऊपर ही था कि वो पाकिस्तान गए और उन्होंने उस मामले को समझाया। करेंगे